हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड एलटी का साइंस का जो पेपर है उसमें कौन से सब्जेक्ट से या कौन से पोर्शन से कितने नंबर का आता है पेपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी साइंस यानी विज्ञान के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस में हमें देखना है कि हमारे पास जो 4 पोर्शन थे यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इनका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारा जो भी पेपर आने वाला है वो शिक्षण अभिक्षमता, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा जूलॉजी और चौथा बॉटनी, इनसे आने वाला है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था जो यहाँ पर लेवल रहता है पेपर का वो इंटर लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर एक डिटेल्ड सिलेबस यानी जो उत्तराखंड एलटी का पाठ्यक्रम है टोटल, उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो और उसमें से हम देखेंगे कि कहाँ पर से कौन से टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड एलटी साइंस के सिलेबस को। देखिए, जो है यहाँ पर मैं वीडियोज रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से वीडियो आने में थोड़ा देरी हो जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी एलटी की साइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँ। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर चीज़ है वो है शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है? शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने जो है यहाँ पर टीईटी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ा होगा। टीईटी सेकंड जो आपने क्वालीफाई किया होगा, तो उसके लिए आपने शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ा होगा। आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। टॉपिक्स जो यहाँ हैं, वह जैसे शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, मतलब एक शिक्षक कैसे सोचता है छात्रों के प्रति, है ना? जैसे वहाँ पर भी क्वेश्चन आते थे टीईटी में भी कि अगर एक छात्र जो है कक्षा में पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो वो क्यों मन नहीं लगा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो इसमें 4 ऑप्शंस होते थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। दूसरा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी, कब बच्चे मैच्योर होते हैं और उनमें क्या-क्या अंतर आते हैं मैच्योरिटी होने पर, ये सब। शिक्षा के प्रति अवृत्ति, ये हो गया अगला टॉपिक। शिक्षा के प्रति आवृत्ति मतलब जो भी हमारे एजुकेशन के प्रति हमारा क्या नज़रिया है सोचने का, बच्चों का क्या नज़रिया है, ये सब। अगला विचार संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, साथ में इंग्लिश में भी है। कैसे आप अपने विचार बच्चों तक और बच्चे के विचार अपने तक पहुँचा सकते हैं। शिक्षण व्यवसाय तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग समस्याएँ, नवाचार, शिक्षक की योग्यता एवं गुण, शिक्षक प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएँ, अधिगमकर्ता के लक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से फैक्टर अफ़ेक्ट करते हैं शिक्षण को, शिक्षण की विधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सब आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब जो आप शिक्षण के साथ उपयोग करते हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, उसके अलावा आप बोर्ड यूज़ करते हैं, चॉक यूज़ करते हैं और भी आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए। ये हो गया शिक्षण ये हो गया। बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, ये आपने टीटी के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो जो होल डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण मिलकर के टोटल बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं। आपने वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं? जैसे वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम यानी लर्निंग कैसे होती है ना? लर्निंग क क्या होता है? कैसे जो है इसको कौन-कौन से फैक्टर अफ़ेक्ट करते हैं? अधिगम के सिद्धांत एवं प्रभाव, बच्चों को सीखना एवं सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिक विभेद जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे इंडिविजुअल कोई छात्र अलग होता है दूसरों से और हर किसी को लेके टीचर को पढ़ाना होता है क्लास में। मतलब अपने अलग-अलग टैक्टिक्स यूज़ करके बच्चों को समझाना होता है। किसी के लिए कोई विधि यूज़ होती है, तो किसी के लिए दूसरी विधि यूज़ होती है। उसके बाद होता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, बुद्धि, इंटेलिजेंस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भई इंटेलिजेंस कौन-कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुबुद्धि कारक या फिर ये सब जो भी होते हैं इंटेलिजेंस से विनय, साइमन, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं।
विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, जैसे लर्नर्स ऑफ स्पेसिफिक नीड, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सामान्य तरीके से नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए उनको बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। तो उनके लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं समझाने के? अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप। ये जो वाला है अधिगम के पठार और लर्निंग गैप, ये पठार वगैरह इसके ग्राफ वगैरह बनते हैं, आप इन ग्राफ को देख लीजिए, 1-2 ग्राफ आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य मतलब आप बच्चे के साथ, स्कूल के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005, इसके बारे में आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के ले जाना, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। ठीक? और इसके अलावा है हमारे पास मापन या मूल्यांकन का अर्थ है, ठीक है? मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद है क्रियात्मक सोच, एक्शन रिसर्च, और लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई 2009। इसमें भी आपको ज़रूर एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। एनसीएफ से हो गया, आरटीई से हो गया, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर आप एलटी के साथ-साथ लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? प्रवक्ता यानी लेक्चरर की, उसकी भी पोस्ट आने वाली है आगे को, तो वहाँ पर भी आपको इनसे ज़रूर क्वेश्चन मिलता है, एनसीएफ से, आरटीई से। वहाँ भी हमारा प्री वाला एग्ज़ाम होता है एक लेक्चरर में, प्री एग्ज़ाम, जिसमें 40 नंबर का यही टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, और हमारे आयोग वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये आपको इसमें से आधा से लगभग आधा सिलेबस आपने टीईटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, और उसी को आप थोड़ा-सा और ब्रॉड में पढ़ सकते हैं। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से अच्छे से आप तैयार कीजिए। इन टॉपिक्स को देखते हुए आप सिलेबस को ज़रूर चेक कीजिएगा जब भी आप पढ़ेंगे। एक-एक करके जब-जब आपका सिलेबस होते जाता है, तो आप वहाँ पर टिक करते जाएँगे और आगे को बढ़ते जाएँगे। इसमें से भी कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आप उसको मतलब हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो जो आसान टॉपिक है उनको ज़रूर यहाँ पर से कीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर का यहाँ पर से आना है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया शिक्षण अभिरुचि का। अच्छा, इसके बाद जो अगला जो सिलेबस से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। अब देखिए, एलटी के सिलेबस में तो जो थोड़ा-सा दिक्कत है, वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने सारे खाली चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से आगे को पढ़ सकते हैं। मेटलर्जी, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लेंथ नोड एक्टिव एसिड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये सारा। उसके बाद ये हमारा दूसरा ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस है, और ये हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस है। ऑर्गेनिक में देखिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एल्केन, साइक्लोएल्केन, मतलब आप जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बीएससी में जितने भी हमारे लगभग-लगभग टॉपिक्स होते थे या पेपर जो होते थे, वो सारे के सारे इन्होंने लिख दिए हैं यहाँ पर। इसमें कोई स्पेसिफिक इनने चैप्टर से कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं दे रखे, पूरा का पूरा चैप्टर ही उठा करके दे दिया, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हम इस चैप्टर में से क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? जैसे अभी यहाँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये सब भी पूरे के पूरे चैप्टर दे दिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है इसके लिए पढ़िए 11th और 12th की बुक्स पढ़िए आप। 11th और 12th की बुक्स से आपको लगभग ये बुक्स में से पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक उसके अंदर लगभग-लगभग कवर हो जाएँगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे, लाइक कुछ टॉपिक्स जैसे हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये आपके ग्रेजुएशन से भी होंगे। तो आपको 11th 12th और ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जिसकी केमिस्ट्री थोड़ा-सा वीक होती है, उसके लिए यहाँ पर समस्या आती है। तो उसको क्या करना है, उसको बेसिक आपको एक बार पिछले क्वेश्चंस देखिए, वहाँ पर से आपको आइडिया लगेगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आते हैं। तो आप उस टाइप से तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि बहुत टफ चीज़ें ना पढ़ पाएँ, तो आसान चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा इसमें से देख लें, ठीक है? तो अब मैं भी यहाँ पर वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, आप उन क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ऐसे ही देखिए ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस देख रखा है, अमीनो एसिड सिलेबस भी इतना ज़्यादा है कि इसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो आप इसको पढ़ सकते हैं। IR है, NMR है, वाइब्रेशनल रोटेशन, ये बहुत लंबा सा टॉपिक लग रहा है। इसके अलावा ये हमारा थर्ड में जो है ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी तीनों स्टेट होगी, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, चौथा स्टेट हो गया है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स होगी, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, सरफेस केमिस्ट्री, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है, सारे टॉपिक्स को ला करके इसमें रख दिया है। ऐसे में बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि मैं इस चैप्टर से क्या-क्या पढ़ूँ या क्या छोड़ूँ। तो मैं यहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चंस भी मैंने अपने पुराने पेपर्स फॉलो करा रखे हैं अपने चैनल पे। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पर कवर करवा रखे हैं। मतलब पेपर करवा रखे हैं पूरे। अब भी आगे को भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर से आसान तरीके से समझाऊँगा। इसके अलावा देखिए यूनिट डी में भी आपको ग्रीन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फैट सॉइल, अब आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है और कर भी नहीं पाएँगे इतना सारा सिलेबस। अगर जिसकी केमिस्ट्री अच्छी, जिसने पहले से पढ़ी है वो तो कर सकता है। लेकिन जिसने केमिस्ट्री पहले से उतना ज़्यादा नहीं पढ़ रखी है, उसको अपने टॉपिक्स यहाँ से चूज़ करने पड़ेंगे कि वो कौन-कौन से टॉपिक इनमें से कर सकता है। वो टॉपिक आप आसानी से चूज़ कीजिए। लाइक जैसे आप कुछ टॉपिक्स जो आपको ईज़ी लगते हैं, अब हो सकता है किसी को कुछ टॉपिक्स ईज़ी लग रहे हो, किसी को कुछ टॉपिक्स, जैसे इनऑर्गेनिक लगभग-लगभग बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक से आप थोड़ा कुछ टॉपिक्स आप ढूँढिए, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं और ऐसे ही फिज़िकल में से भी आप थोड़ा-थोड़ा ढूँढ सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, जो बायो वाले ज़्यादातर हैं। उसके बाद देखिए जूलॉजी का सिलेबस छोटा-सा दे रखा है। एनिमल डायवर्सिटी, नॉन कोऑर्डिनेटा एंड कोऑर्डिनेटा। अब देखिए दिखने में सिलेबस छोटा है, लेकिन एक ही टॉपिक लिख दिया। अब एनिमल डायवर्सिटी में नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा में सारा का सारा ग्रुप्स जो है हमारे सारे आ जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एप्लाइड जूलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी सॉरी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिव, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। जैसे यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स जो आपको ईज़ी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, वो है जैसे सेल बायोलॉजी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे जेनेटिक्स भी कर लेते हैं, ठीक? इसके अलावा टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। और भी आप अगर बायो वाले हैं तो बायो वाले तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री वाला है तो वो यहाँ पर से अपने लिए चूज़ कर सकता है कि भई कौन-कौन से टॉपिक आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए, जितना हो सके उतने टॉपिक आप कवर करिए और जो है क्वेश्चन पेपर ज़रूर करिए। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास बॉटनी का सिलेबस होता है। बॉटनी के सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर बैक्टीरिया और हमारे वायरस, पीपीएलओ ये सब आते हैं। उसके अलावा फंजी, लाइकेन, एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये जितने भी थे सारे के सारे इन्होंने कवर कर दिए। उसके अलावा एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस, इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी, जेनेटिक्स ये वाले पोर्शन आप दोनों में कॉमन भी हो जाते हैं। मतलब जूलॉजी और बॉटनी में इनमें सिमिलरिटी रहती है, थोड़ा-सा डिफरेंस रह सकता है। तो आप इनको तो ज़रूर कवर कीजिए क्योंकि दोनों जगह है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये हमारे इसमें सिलेबस है। तो ये हमारा ओवरऑल टोटल इतना इसका सिलेबस है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का और टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, अब यहाँ पर से आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेरे हिसाब से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड तो कवर करना ही करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आप पहले से भी जानते हैं, है ना? और ये इसको कवर करना उतना मुश्किल भी नहीं रहता है। तो यहाँ से 30 मार्क्स का भी है, तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कीजिए। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सिंपल-सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा-सा डीप स्टडी आप करके जाएँगे, तो आप तब क्वेश्चन बना पाएँगे। अब इसके अलावा केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री जिसका केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रहा है, उसको तो ज़्यादा
दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा बहुत अगर पढ़ता रहेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि जिसने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन उसको नहीं लगेंगे। नहीं तो आपको यहाँ से अपने लिए अच्छे-अच्छे टॉपिक ढूँढने पड़ेंगे जो आप आसानी से कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा दे रखा है कि मतलब इसको पूरा कवर कर पाने के लिए जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसको दिक्कत ज़रूर होगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोज़ बना के आपको केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और अब यहाँ पर जो हमारा जूलॉजी और बॉटनी, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा केमिस्ट्री के कंपेयर में थोड़ा कम सिलेबस दिखता है। हालाँकि ये दिखने में छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो आप एक-एक करके टॉपिक्स को चूज़ कीजिए, जिसको आप पहले आसान है, पहले आसान से शुरू कीजिए, जो आपको सरल लगते हैं, उन टॉपिक्स को करते हुए आप साइड में मतलब ऐसा रखते जाइए कि ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। नोट्स बनाते जाइए, उनको अच्छे से वहाँ पर उसको पूरा कवर करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक्स ईज़ी टॉपिक्स शुरू करना है। ईज़ी टॉपिक से आपको शुरू करना है और ईज़ी टॉपिक के नोट्स ज़रूर बनाएँ। जब भी आप पढ़ेंगे तो नोट्स बनाएँ प्लस क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएँ। क्वेश्चन लगा के जैसे एक टॉपिक हो गया एनिमल डायवर्सिटी, नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा, इसको आपने टिक कर देना है। ऐसे ही फिर उसके बाद आपने माना दूसरा टॉपिक कोई इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको आपने किया। इकोलॉजी सेम नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं, इसको टिक कर दिया। अब जब आप ये टॉपिक करते जाते हैं, जब भी नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पुराना रिवाइज ज़रूर करते जाइए, पुराना रिवाइज करते जाइए और नया टॉपिक पढ़ते जाइए। अब इसके लिए आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? यहाँ से पढ़ सकते हैं हम बुक से या यूट्यूब से। अब उसके बाद आपने थर्ड टॉपिक सेल बायोलॉजी कर लिया, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर सिलेबस कवर करते जाएँगे, तो आप एक दिन देखेंगे कि आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया और क्वेश्चन्स भी आपसे होने लग गए हैं। तो ओवरऑल आपको इस टाइप से तैयारी करनी है। आप अपने टॉपिक्स भी तैयार करते जाइए और क्वेश्चन भी पढ़ते जाइए, लगाते जाइए क्वेश्चन्स को और उसके बाद धीरे-धीरे सिलेबस को कवर करते जाइए। जिसकी बायोलॉजी अच्छी है, तो बायोलॉजी अच्छे से तैयार कर ले, साथ में केमिस्ट्री के जनरल टॉपिक तैयार करे और जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी के भी टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि 1-2 टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए और पेपर को ज़रूर पुराने पेपर, प्रीवियस जो पेपर हैं हमारे, उनको ज़रूर आप देख कर के पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है? प्रीवियस पेपर को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस-किस टाइप से डिज़ाइन होते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा-सा आइडिया होगा सिलेबस का और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियोज़ लाऊँ और अब मैं यहाँ पर से आपको धीरे-धीरे जो है कोशिश करूँगा कि आगे की कुछ वीडियो में आपको कुछ टॉपिक समझाऊँ और कुछ क्वेश्चन्स यहाँ से कराऊँ। ठीक है? तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।